today we are going to start new topic that is transient response. ठीक है, अगर देखो लीगल तरीके से देखोगे तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ ये है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो आज मैं तुम्हें टॉपिक करवा रही हूँ दैट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएल, आरसी और आरएलसी। तीन तरह के होते हैं, एक होता है आरएल हमारे पास, एक होता है आरसी और एक होता है आरएलसी। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो इन हमारे पास एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जो तुम्हें पता है कि बहुत टाइम से सेम करंट जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। एक होता है हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जब भी स्विच की पोजीशन चेंज होती है तो वो कौन सा रिस्पॉन्स हो जाता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो तुम्हारे पास आरएल बेस्ड सर्किट होगा, या फिर आरसी बेस्ड सर्किट होगा, या फिर आरएलसी बेस्ड सर्किट होगा। जब भी आरएल और आरसी बेस्ड सर्किट होता है तो इसको हम जनरली क्या को बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और आरएलसी होता है तो इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों, फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं, अगर हमारे पास एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर हमारे पास दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तुम्हें पता है कि दो होते हैं, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर। जब मैंने तुम्हें इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी बताई थी तब बताया था कि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, और कैपेसिटर भी हमारे पास एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमारे सिलेबस में वैसे तो उन्होंने ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं करा हुआ सिलेबस में, उन्होंने बस ऐसे लिख दिया आर एल सी, बट जो पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है उसमें ये देखा हुआ है कि तुम्हारा आर एल और आर सी बेस्ड आया हुआ है, आर एल सी बेस्ड नहीं आया हुआ। तो पहले मेरा टारगेट रहेगा कि आर एल और आर सी बेस्ड करवा दूं, उसके बाद अगर टाइम बचेगा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मैं आरएलसी वाला करवा दूंगी, बिकॉज आरएलसी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे पड़ता है, मुश्किल लगता है बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। तो उसके लिए तुम्हें पीछे के कुछ कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। क्या कंसेप्ट होंगे वो, एक मैंने तुम्हें बताया था कि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर अपने अंदर करंट को चेंज नहीं होने देता एकदम से। तो उससे हमने क्या कंक्लूड करा था, IL ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस। और इसी तरह कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, तो इसीलिए VC ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू VC ऑफ 0 प्लस। राइट, अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि अगर हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट मतलब कि बहुत टाइम से सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम पोजीशन है, सेम कंडीशन है, कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर बहुत टाइम से सेम करंट जा रहा है इंडक्टर में, मान लो 10 एम्पियर जा रहा है और 10 एम्पियर ही आउटपुट में आ रहा है, तो इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, बिहेव लाइक अ प्लेन वायर, क्योंकि प्लेन वायर में भी क्या होता है, एक प्लेन वायर में भी सेम 10 एम्पियर भेजो, वहां पे आउटपुट में भी 10 एम्पियर आता है, तो इसको हम कहते हैं इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, SC। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, इंडक्टर हटाया और एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। रीजन कि कैपेसिटर में अगर बहुत टाइम से करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और वो अगर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगा तो फिर तुम उसे करंट दोगे तो वो करंट नहीं लेगा, एनर्जी नहीं लेगा। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर तुम्हारी कैपेसिटी है 5 रोटी खाना, तो तुम 5 खा लोगे, 6 खा लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं खाओगे ना, फिर तुम क्या कहोगे कि मम्मा और नहीं खानी, अब फुल। तो इसी तरह अगर बहुत टाइम से कैपेसिटर में करंट जा रहा है तो जितना एनर्जी स्टोर कर सकता है चार्ज कर लेगा और उसके बाद किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह।
तो ये चीज मैं यहीं पे लिख रही हूँ कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर ऑलवेज बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। तो जो आज मैं टॉपिक करवा रही हूँ तुम्हें, ये चार चीजों का कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये चारों चीजें तुम्हारी यूज होंगी। ठीक है, बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ये कि हमारे पास तीन कंडीशन होती है, एक होती है टी इक्वल टू जीरो, एक होती है टी इक्वल टू जीरो माइनस, एक होती है टी इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इक्वल टू जीरो मतलब पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो क्या हो गई, ट्रांजिएंट वाली कंडीशन। टी इक्वल टू जीरो माइनस बहुत पहले से, मतलब ये हो गई हमारे पास स्टेडी स्टेट। ठीक है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी काफी टाइम बाद, स्विच के मूवमेंट के काफी टाइम बाद। सो दिस इज ऑल्सो स्टेडी स्टेट। ये फिक्स रहती है, इसमें ऐसा नहीं है कि कंडीशन वेरी हुई, क्वेश्चन वेरी हुआ तो वो चेंज हो गया। ये जनरली फिक्स रहती है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इस पे बेस्ड तुम्हारे पास तुम्हारे सर्किट एंड सिस्टम में तीन मेथड है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। तीनों ही मेथड इन्होंने सिलेबस में डाल रखे हैं। फर्स्ट मेथड होता है बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, दैट वी हैव ऑलरेडी डिड। उसके बाद मेथड होता है क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड भी कुछ बच्चों ने कर लिया था। और उसके बाद लास्ट एंड थर्ड मेथड होता है ट्रांजिएंट मेथड। तो एक मतलब चाहे तुम इसको इस मेथड से करो, इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, तीनों से ही आंसर सेम आएगा। और पेपर में स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है कि तुम्हें ये लैपलेस से करना है, क्लासिकल से करना है या फिर ट्रांजिएंट से करना है। और अगर इन्होंने पेपर में मेंशन नहीं करा, वैसे तो ये करते हैं, बट अगर इन्होंने मेंशन नहीं करा तो उस केस में तुम अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब तुम पूछोगे कि मैम इजी कौन सा मेथड है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो लैपलेस वाला इजी है, बाकी डिपेंड करता है कि किसने कितनी प्रैक्टिस करी है उसमें। ठीक है, मतलब जिस में तुमने ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई वो तुम्हारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक ट्रांजिएंट मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बना रही हूँ। डायग्राम तुम भी बनाओ साथ के साथ अपनी कॉपी में। इसके मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊंगी, एग्जैक्टली वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, जो मैं बताऊंगी, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन के स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसमें इन्होंने बोला हुआ है व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट आई ऑफ टी, इंडक्टर के अक्रॉस करंट हमें निकालना है। ठीक है, तुम्हें पता है कि ये तुम लैपलेस से भी कर सकते हो, राइट, बट मैं अभी विदाउट लैपलेस बता रही हूँ। जिन बच्चों को लैपलेस नहीं समझ में आया उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। पढ़ने तुम्हें तीनों ही मेथड पढ़ेंगे, बट क्योंकि पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि इस मेथड से करना है। सो फॉर दैट लेट्स मूव ऑन, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ सर्किट ऑलवेज फर्स्ट एट t इक्वल टू 0 माइनस। अब तुम्हें ये चीज पता है कि t इक्वल टू 0 माइनस पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है, स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, राइट। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट। अब सर्किट t इक्वल टू 0 माइनस पे ड्रॉ करने के बाद तुम्हें हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, IL ऑफ 0 माइनस। हर क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ मैं। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अब मुझे बताओ t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा? t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्या होगा,
ओपन होगा, तो मैं इस तरह से डायग्राम बना देती हूँ कि ये स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन हो गया तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब t इक्वल टू 0 माइनस पे तुम्हारा स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? क्लोज्ड होगा, तो उसको इस तरह से बना लो। ठीक है, यही बनेगा डायग्राम। तो इससे तुम्हें पता लग रहा है कि यहीं पे ही बना लेना, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या हमें स्विच ओपन करना है और क्या हमें स्विच क्लोज करना है। तो अब मैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1, दैट वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट एट t इक्वल टू 0 माइनस। सो एट t इक्वल टू 0 माइनस वी नीड टू कैलकुलेट IL ऑफ 0 माइनस। फिर से ड्रॉ करो। t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या था, क्लोज था। इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इंडक्टर ने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास करंट है, करंट सोर्स है 3 एम्पियर। जहाँ पे हमारे पास इंडक्टर था वहां पे ही हमें करंट निकालनी है, दैट इज I, जो उन्होंने ऑलरेडी मार्क करी हुई है 5 ओम, और ये कितना है 10 ओम। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी दैट वुड बी I इज इक्वल टू IL ऑफ 0 माइनस। 0 माइनस क्यों बोला है, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 माइनस वाली कंडीशन पे हमारा हो रहा है, राइट। तो अब देखो, सिंपल सा मेथड है, या तो तुम मेश एनालिसिस लगा लो या कोई भी मेथड लगा लो, तुम्हें बस करंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे तो तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, देखो 3 एम्पियर से चले यहाँ पे चले। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक प्लेन रास्ता है और एक पहाड़ वाला रास्ता है, तो तुम कौन से रास्ते से जाओगे, प्लेन वाले रास्ते से जाओगे या पहाड़ वाले रास्ते से जाओगे? प्लेन वाले से जाओगे, है ना। तो करंट क्या करेगा, करंट भी प्लेन वाले से जाएगा या रेजिस्टेंस वाले से जाएगा? प्लेन वाले से जाएगा, तो करंट भी सारा का सारा प्लेन से आके वापस चला गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में? इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। हमें सर्किट ड्रॉ करना था t इक्वल टू 0 माइनस पे, और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, IL ऑफ 0 माइनस की वैल्यू, वो हमने निकाल ली कि 3 एम्पियर। IL मतलब कि इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो रहा है। देखो एक चीज कि बच्चों को लगता है कि हमने इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया प्लेन वायर से, ऐसा नहीं होता कि हमने उसको रिप्लेस नहीं करा है। इस कंडीशन पे इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम ये शो करने का तरीका होता है, हमने कुछ भी ऐसे रिप्लेस नहीं करा है। गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2, ठीक है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ सारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 2, नाउ यू नीड टू ड्रॉ सर्किट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। अब तुम्हें सर्किट कहाँ पे बनाना है, t इक्वल टू इंफिनिटी। अगेन ये भी क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, बताया था मैंने। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, अगेन शॉर्ट सर्किट की तरह। बट इस केस में अब तुम्हें क्या निकालना है, IL ऑफ इंफिनिटी। वो t इक्वल टू 0 माइनस पे था, तो IL ऑफ 0 माइनस बोल दिया हमने। ये t इक्वल टू इंफिनिटी पे है, तो IL ऑफ इंफिनिटी बोल दिया हमने। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं सर्किट। अब t इक्वल टू इंफिनिटी मतलब t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन हो गई। तो इसमें बताओ t इक्वल टू इंफिनिटी में तुम्हारा स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? ओपन होगा ना, क्योंकि अगर t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच ओपन हो रहा है, तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे भी ओपन ही रहेगा। तो हमारा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओपन है। इंडक्टर को एक प्लेन वायर से लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एम्पियर। तो जहां पे तुम्हारे पास इंडक्टर था वहां पे हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज IL ऑफ इंफिनिटी। अब तुम्हें IL ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू निकालनी है। अगेन
तुम करंट डिवीजन रूल यूज करो, मैश एनालिसिस करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मैश एनालिसिस यूज करूं, मैश एनालिसिस यूज करके बताऊं या सीडीआर करंट डिवीजन रूल बताओ? सीडीआर देखो, सीडीआर बता रही हूँ, करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे करंट मान लो I1 फ्लो रहा है और यहाँ पे करंट मान लो I2 फ्लो रहा है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? I2 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास सीडीआर के लिए? टोटल करंट, जो तुमने इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा था, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमें 5 ओम में निकालनी है तो 5 ओम के अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है हमारे पास? 10 ohm divided by the sum of resistor which are connected in parallel, that is 5 plus 10, तो इन दोनों का सम। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3 एम्पियर। टोटल करंट कितना है? 3, ये कितना हो गया? 10/15, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास IL ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो लिख लो एक बार इसे। ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 के बाद हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 3। जैसे कि मैंने बोला हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स करने हैं, तो मैं इसीलिए एक ही पेज पे लिख रही हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। नाउ t इक्वल टू 0 पे तुम्हें सर्किट ड्रॉ करना है। मैं पूरा ही लिख देती हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। Next we need to draw circuit at t equal to 0। अब t equal to 0 तुम्हारी कौन सी कंडीशन हो जाती है? That is transient कंडीशन। और ट्रांजिएंट पे तुम्हें पता है कि इंडक्टर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह। इस केस में तुम्हें क्या निकालना होता है? यू नीड टू कैलकुलेट टॉ। टॉ इज व्हाट? टॉ इज बेसिकली द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो अब दो टाइप्स के सर्किट होते हैं, या तो आरएल सर्किट होगा, आरएल सर्किट होगा तो टो की वैल्यू क्या होगी? एल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। और अगर आरसी सर्किट होगा तो टो का फॉर्मूला क्या होगा? आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी। अब इसमें आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? हमारे पास आरटीएच के इक्वल होगा। आरटीएच मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो कभी तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसमें फर्स्ट ईयर के काफी कंसेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आरटीएच की वैल्यू निकलेगी। पहले एक बार ये लिखो। अब आ जाते हैं उसी क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 3। व्हाट वी नीड टू डू, हमारे पास एक मिनट, ये सर्किट था। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, नहीं सॉरी, t इक्वल टू 0 पे बताओ मुझे तुम्हारी स्विच की मूवमेंट क्या होगी? स्विच की पोजीशन क्या होगी t इक्वल टू 0 पे? देखो स्टेप क्या कह रहा है? t इक्वल टू 0 पे अब हमें सर्किट बनाना है, राइट? तो बताओ मुझे t इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास स्विच की क्या पोजीशन होगी? ओपन होगी। तो एक बार डायग्राम रीड्रॉ करो। t इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास स्विच क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, राइट? इंडक्टर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टर एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास करंट सोर्स, राइट? तो अब तुम्हें क्या निकालना है? इसमें टॉ निकालना है। टॉ इज द टाइम कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, एल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। एल कितना है यहाँ पे? 1.5 है, और आर इक्विवेलेंट मतलब आरटीएच है। ठीक है, अब आरटीएच निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। अगर तुम्हें याद हो तो क्या फॉलो करना पड़ता था? कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स को हम क्या कर देते थे? ओपन सर्किट करते थे। करंट सोर्स को क्या करते थे? ओपन सर्किट। और यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उसको भी हमें क्या करना है? ओपन सर्किट। और वहां पे तुम्हारा क्या मार्क होगा? ए एंड बी टर्मिनल।
तो अगर मैं डायग्राम रीड्रॉ करूंगी तो देखो क्या होगा, रजिस्टर एज इट इज, ये वाला रजिस्टर एज इट इज, करंट सोर्स खत्म क्योंकि मैंने क्या कहा है ओपन करना है, और जहां पे तुम्हारा इंडक्टर होगा वहां पे ए टर्मिनल और बी टर्मिनल को मार्क करोगे। अब तुम्हें ए और बी टर्मिनल के क्रॉस से सोचना है कि ये 5 है ये 10 है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में। अब तुम ये कैसे सोचोगे, एक मिनट, ये तुम कैसे सोचोगे कि तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, ए से कहाँ पे जाना है, बी पे, ए से चले, ठीक है, यहाँ से चले और यहाँ पे पहुंच गए। अब मुझे ये बताओ कि 5 ओम और 10 ओम ये दोनों तुम्हारे एक ही रास्ते में आ रहे हैं या अलग रास्ते में आ रहे हैं? 5 ओम और 10 ओम एक ही रास्ते में आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये सीरीज में है या पैरेलल में है? अगर एक ही रास्ते में आ रहा है तो इनमें सेम करंट फ्लो होगा या अलग करंट फ्लो हो रहा है? और अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है? तो इसका मतलब ये क्या होगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 + 10 दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पे पुट कर दो 1.5 डिवाइडेड बाय 15, टॉ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास 1/10, 1/10 मतलब 0.1, और ये टाइम होता है, मैंने बताया टाइम कांस्टेंट, तो सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास टॉ की वैल्यू क्या हो गई, 0.1 सेकेंड। अब तुम्हारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। ओके, अब स्टेप नंबर 4 में इन्होंने क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या बोला हुआ है, IL ऑफ T निकालने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले में जस्ट ऊपर जो हमने वैल्यूज निकाली है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, IL ऑफ T का IL ऑफ इन्फिनिटी प्लस IL of 0 minus IL of infinity e raised power minus t by tau। ठीक है, अब अगर इसी तरह मैंने बोला था कि कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर के लिए वो वोल्टेज पूछेंगे, तो कुछ भी पूछे, करंट या वोल्टेज, तुम्हें निकालना वोल्टेज ही है, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी। मतलब बेसिकली तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इंडक्टर है तो करंट ही निकालना है, कैपेसिटर है तो वोल्टेज ही निकालना है। अब VC of infinity plus VC of 0 minus VC of infinity e raised power minus t by tau। ठीक है, ये कुछ कुछ बुक में वेरी कर सकता है फॉर्मूला, बट आंसर सेम आएगा उस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से भी। गॉट इट? तो अब करते हैं अब अपना क्वेश्चन। क्या था हमारे पास, हमें क्या निकालना है, IL ऑफ T, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, IL of infinity plus IL of 0 minus IL of infinity e raised power minus t by tau, यही था। तो देखो हमने IL of infinity निकाल लिया था, कितना आया था हमारा IL of infinity, 2 एम्पियर, पुट कर दो यहाँ पे 2 एम्पियर। IL of 0 minus भी हमने स्टेप नंबर 1 में निकाल लिया था, कितना आया था, 3 एम्पियर, पुट कर दो 3 एम्पियर। IL ऑफ इन्फिनिटी 2 एम्पियर, e रेस्ट पर माइनस t बाय टॉ, टॉ कितना आया था 0.1 सेकेंड, वो भी हमने निकाल लिया था। तो ऊपर हमने वो सारी चीजें क्यों निकाली थी, इनमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैंने एक स्टेप वाइज फॉर्मेट बना दिया ताकि तुम्हें आसानी रहे। तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 e रेस्ट पर माइनस t बाई 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं -10t। ठीक है, तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ रहा है IL ऑफ t का 2 प्लस e रेस्ट पर -10t एम्पियर। ठीक है, अब इन्होंने करंट पूछा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा ही क्या पूछ सकते हैं, वोल्टेज पूछ सकते हैं VL का। तो VL का क्या फॉर्मूला होता है, L di बाय dt। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर इंडक्टर का केस है तो हमेशा तुम्हें करंट ही निकालनी है, चाहे पूछा वोल्टेज भी हुआ हो। अगर वोल्टेज पूछा हुआ है तो उसके लिए तुम्हें अल्टीमेटली करंट ही चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, L की वैल्यू तुम्हें पता है 1.5 है, d बाय dt, और करंट ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना।
2 प्लस ई रेस्ट पर माइनस 10t। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1.5, इसका डिफरेंशिएशन ले लो, 2 का कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ई रेस्ट पर माइनस 10t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 10 ई रेस्ट पर माइनस 10t। तो ये आ गई तुम्हारे पास वोल्टेज।